गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मृदा का निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा क्या होती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है? धीरे धीरे जो चट्टानों का कटाव होता है तो वो मृदा बनती जाती है, ठीक है, तो उसे अपक्षय बोलते हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। एक मैं फोटो दिखा रही हूँ, उसको देखो ज़रा। तो मृदा क्या होती है, यहाँ देखिए, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ये जो ह्यूमस होती है ना, ये एक तरीके की गीली मिट्टी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे जैव पदार्थ होते हैं, ठीक है। और ये बालू, गाद और क्ले के साथ ऊपरी मृदा। इसके नीचे हमारी ऊपरी मृदा होती है। इसी को यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि बालू, गाद और क्ले के साथ वाली ऊपरी मृदा, इसका मतलब होता है, क्ले का मतलब होता है बहुत ही पतली और चिकनी मिट्टी जैसे होती है ना वो। गाद का मतलब होता है जो पानी से बहकर आई हुई गाद होती है ना, ये चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले की मिट्टी से थोड़ी मोटी होती है गाद, और सबसे ज़्यादा मोटी होती है बालू, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं मृदा के। उसके बाद होती है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। अपक्षयित का मतलब होता है इसी, ये जो नीचे चट्टानें दिख रही है ना, जनक चट्टानें, जनक मतलब इन्हीं से ये अपक्षय पदार्थ पैदा हुआ है। तो ये जो चट्टान है, इसके घिसने से ना कुछ पाउडर जैसा फॉर्म उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, ठीक है। तो इसका अब मैं बता रही हूँ मृदा कैसे बनती है। ये देख लो जरा ढंग से, एक बारी अच्छे से समझ लो सारे, क्योंकि ये आपको 10th क्लास तक पढ़ना है मृदा के बारे में। धीरे धीरे इसका स्तर जो है वो काफ़ी बड़ा पढ़ाया जाएगा आपको, कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये सब बताया जाएगा। तो अभी मृदा का निर्माण देख लेते हैं। ये जो चट्टानें होती है ना, जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं चट्टानें पहाड़ों से गिरने पे, तो ये धीरे धीरे आपस में घिसती हैं। इन पे कभी पानी पड़ता है, कभी कोई पैदल इन पे चलता हुआ आता है, और कभी हवा से, और कभी आपस में घिस घिसाकर ये एक पाउडर जैसा फॉर्म छोड़ती हैं। यानी कि जैसे ही पत्थरों को घिसोगे तो उसमें से पाउडर तो निकलेगा, तो वो जो पाउडर होता है वो ये इस तरीके का पाउडर आपको अपक्षयित चट्टानी पदार्थ मिल जाएगा। इस पाउडर के अंदर फिर आसपास की जो चट्टानी छोटे छोटे कण होते हैं, और बालू होती है, क्ले होती है, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मृदा का निर्माण करते हैं। और जब ये मिट्टी गीली हो जाती है पानी पड़ने पर, तो वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसके अंदर जैव पदार्थ भी मिक्सचर में मिलते हैं। जैव पदार्थ मतलब जैसे कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो इसी मृदा में मिट्टी में जन्म लेते हैं और मिट्टी में मर जाते हैं। तो बस वही सारे वो जैविक पदार्थ जो होते हैं वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मृदा बनती है। अब आगे पढ़ते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे। मृदा निर्माण के कारक, कैसे कैसे मृदा बनती है, देखो क्या किन कारणों से। इसके कुछ मुख्य कारक हैं। जनक शैल के रूप में, अभी जैसे हमने देखा था नीचे पत्थर जो पड़े हुए थे वो जनक शैल थे। जलवायविक कारण, जलवायु के कारण। स्थलाकृति मतलब वहाँ स्थल की जो आकृति है किस तरीके की है, ढलान वाली है या कैसी है, मैदानी है, उबड़ खाबड़ है। जैव पदार्थ की भूमिका, इसमें जैव पदार्थों की भी भूमिका होती है कि वहाँ से कितने लोग आते जाते हैं और वो कितनी धूल उड़ाते हुए जाते हैं, ठीक है। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, और मृदा को अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मृदा को बनने में, ठीक है। तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता मिट्टी बनना। अब इसको देखते हैं ज़रा। मृदा जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो ये जो जनक शैल है ये किसी मिट्टी को निर्धारित करते हैं कि किस तरीके की मिट्टी पाई जाएगी। नेक्स्ट है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ये जो अगर तीव्र ढाल वाली शैल है
तो यहाँ से मिट्टी जो है वो ऐसे नीचे इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़े 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 जो चट्टानें हैं वो जैसे पहाड़ों से नीचे गिरती हैं, फिर आपस में ये टकरा कर फिर ऊपर की मृदा बनाएंगी पाउडर जैसी फॉर्म को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसको। तो ढाल और मृदा के संचय, मतलब ये संचय करने लग जाती है उन चीज़ों का, संचय मतलब कलेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अब ये जो संचय हो गया इन शैलों का यहाँ पर, फिर ये आपस में ऊपर पाउडर जैसी एक मिट्टी पतली परत बनाती हैं। इसके अंदर अब क्या होता है, जीव जंतु पनपने लगते हैं। ये जीव जंतु मिट्टी से ही उभरते हैं और मिट्टी के अंदर ही वापस लीन हो जाते हैं, यानी कि उन्हीं के अंदर मर जाते हैं। तो ये फिर क्या होता है कि ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। समय मृदिका परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अब धीरे धीरे ये इस तरीके की मिट्टी जो है वो और मोटी होती चली जाती है और इसके ऊपर मिट्टी जमती जाती है, तो ये और मोटी हो जाती है। ठीक है, तो समय जो है इसके अंदर मोटाई को निर्धारित करता है मिट्टी की, और उसके बाद जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। तो जो जलवायु होती है ना, तापमान और वर्षा, अपक्षय, अब ये तीनों मिलकर, जलवायु, तापमान और वर्षा जो है, ये अपक्षय और ह्यूमस को निर्माण करते हैं, यानी कि गीली मिट्टी। और अपक्षय का मतलब होता है धीरे धीरे जो है मिट्टी का बनना, उसको, उसकी दर को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर पहाड़ टूटकर आगे को गिर रहा है। हमेशा उत्तराखंड में जब भी आप न्यूज़ देखते हो कि पहाड़ गिर रहा है और पहाड़ थोड़ा सा टूटकर नीचे बिखर गया, तो उत्तराखंड में ये सब चीज़ें आम पहाड़ी क्षेत्रों में आम तौर पे होती रहती हैं, तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जब भी कभी पहाड़ों पर बहुत तेज़ वर्षा होती है तो भूस्खलन होता है। ठीक है, कभी भूकंप आता है तो भी जो ये पहाड़ होते हैं टूट टूट के गिरने लगते हैं इसके कारण, और कभी ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के साथ भूकंप भी आता है, तो ऑब्वियस सी बात है पहाड़ टूटना ही टूटना है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण भी भूस्खलन होता है। ठीक है, तो अब न्यूनीकरण देखते हैं। न्यूनीकरण क्रियाविधि। न्यूनीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी में गिरावट कर देना। ठीक है, जैसे कुछ क्वालिटी है ना वो और भी ज़्यादा गिर गई क्वालिटी, तो उसको न्यूनीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसा करना चाहिए। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियाँ ये है। अब भूस्खलन को कैसे रोका जाए ये देखिए यहाँ पर। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो देखो, पहले तो भूस्खलन वाली जितनी भी जगह है उसको पहले डिज़ाइन बना लिया जाता है उसका एक नक्शे पे, और फिर उसको जितने भी क्या बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसको यहाँ पर से हटा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं रहते। भूस्खलन वाले एरिया में कौन रहना चाहेगा जहाँ पर आपको पता ही है कि नीचे की धरती कब पता नहीं खिसक के गिर जाए, तो ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करने दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब कभी भी आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो वहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, फेंसिंग हो रही है। यानी कि जितने भी पहाड़ होते हैं जहाँ पर से पता है कि ऊपर से चट्टान वगैरह गिरनी है या भूस्खलन के टाइम पे यहाँ पे ये पत्थर निकल गिरते हैं, तो ऐसी जगहों पर उनके ऊपर बाड़ लगा दी जाती है। ठीक है, लोहे की फेंसिंग कर दी जाती है, लोहे की बाड़ लगा दी जाती है ताकि ये पत्थर नीचे टूट के ना गिरे। ठीक है, और पहाड़ों को ढक दिया जाता है उस बाढ़ से, जाली, लोहे की जाली से। ठीक है, और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। देखो, भूस्खलन कब होता है, जब मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई होती है जिसके अंदर ना पेड़ होते हैं ना पौधे होते हैं। पेड़ और पौधे उगे हुए होंगे तो वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह
नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाते हैं। देखो, जहाँ पर भी झरना होता है, जहाँ पर भी नदी वगैरह होती है, तो वहाँ पर सतही अपवाह होता है, यानी कि मिट्टी जो है निकल निकल के साथ में बहती रहती है झरने के साथ साथ या नदी के साथ साथ। तो उसकी गतिशीलता, यानी कि ये मिट्टी को संजो कर रखने के लिए, वहाँ पर कलेक्शन करने के लिए कि वो बहकर ना बहे, आगे के क्षेत्र में ना चली जाए, तो इसके लिए वहाँ पर कुछ उपाय जो हैं वो क्रियान्वित किए जाते हैं। मृदा का निम्नीकरण, अब ये आ गया क्वालिटी में गिरावट। ठीक है, मृदा की क्वालिटी में कैसे गिरावट होती है उसको पढ़ेंगे अब। मृदा अपरदन नहीं होता, अपर्दन होता है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे होते हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों के से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है, यानी कि मानव भी करता है, मृदा की क्वालिटी गिरा देता है, और जो प्राकृतिक कारणों से भी मृदा की क्वालिटी गिर जाती है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे देखो, एक तो वनोन्मूलन, जो हम वृक्षों को काट रहे हैं उससे भी मृदा की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। अतिचारण, यानी कि हम ऐसे ही अपने जानवरों को छोड़ देते हैं वहाँ पर चरने के लिए मृदा के खेतों में, या जो पेड़ पौधे हैं उनको, तो उससे भी मृदा जो है वो काफ़ी अफेक्ट होती है। और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भी मृदा के अंदर केमिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी गिर जाती है। और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, उससे भी वही केमिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो मृदा की क्वालिटी गिर जाती है। वर्षा दोहन, वर्षा जो होती है वो ऊपरी मृदा में जो अच्छे कण होते हैं मृदा के, जो काफ़ी उपजाऊ होते हैं, उसको आगे बहा कर ले जाती है। भूस्खलन और बाढ़, तो इसमें तो वैसे भी मृदा बचती ही नहीं है भूस्खलन और बाढ़ में। ठीक है, तो अब प्रश्न देख लेते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, आप ये सारा कारण इसके अंदर लिख लेंगे। तो इसमें आप ये 2 लाइनें लिखेंगे, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ये पूरी लाइन आपको फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये सारे कारक जो हैं ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये सारा आप लिख लोगे। ठीक है, लिख लेना। जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारण, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अगर छोटा आंसर लिखना है तो यही लिख लेना, नहीं तो फिर प्लस इसके साथ ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पूरा लो, इसकी फ़ोटो खींच लो, लिख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? अब थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, इसको देखते हैं अब। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा या घटना है जिसमें भूमि क्षेत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव या चट्टान गिरने की घटनाएं शामिल होती हैं। भूस्खलन से जन धन दोनों की ही हानि होती है, जिसके औसत गति 260 फीट प्रति सेकंड होती है। भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण बल, नदियों द्वारा किए जाने वाले कटाव, वनों की कटाई, गलत कृषि प्रणाली आदि के कारण से होता है, जिससे मानव एवं अन्य सभी जीवों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। तो मतलब कुल मिला के इससे मानव और आसपास के जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए भूस्खलन को रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज की वर्कशीट में बस ये मृदा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी। थैंक यू।